आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 7 की बुक राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में। और ये चैप्टर है हमारा समानता। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समानता और असमानता के बारे में कि कैसे लोकतांत्रिक देश जो होता है उसमें कैसे समानता और असमानता फैलती या होती है, इसका आधार क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ये सभी को पता है कि भारत कैसा देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पर जितने भी, अगर आपको पता है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं उनका जो काम करने का तरीका होता है उसमें कुछ मूलभूत चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कोई भी काम होता है तो कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होगी उसमें लोगों की जो भागीदारी होती है वो सुनिश्चित की जाती है। यानी कि जो लोग होते हैं जिस भी देश में, अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जो लोग होते हैं वो अपना जो शासन होता है उसका चुनाव वो खुद करते हैं, वोट देकर अपना वो लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और उसके बाद वो जो प्रतिनिधि जिसका वो चुनाव करते हैं वो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। और ये लोग बाद में किसी देश को या फिर किसी राज्य को चलाते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जब भी कभी देश में संघर्ष की या फिर टकराव की स्थिति बनती है तो एक सिस्टम, एक तंत्र होना चाहिए जो उस संघर्ष का या फिर परेशानी का हल निकाल सके, उसका समाधान कर सके। तो इसके लिए हमारे देश में क्या है, कोर्ट है, पुलिस है। यानी कि ये एक ऐसे तंत्र हैं जो संघर्षों का हल निकालते हैं और हमारी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दो लोग अगर किसी बात पर सहमत नहीं हैं तो वो आपस में ही उस बात का सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में उनके हितों का टकराव हो रहा है और साथ में वो एक दूसरे के साथ मार पिटाई वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास पुलिस या फिर कोर्ट है जो हमारी जो समस्या है उसका समाधान करती है। फिर एक और सबसे अच्छा मूल्य यहाँ पर जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश, वहाँ पे बनाया गया है वो है समानता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेलिटी। जिसे समानता को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेलिटी। लोकतंत्र में यह आवश्यक होता है कि सभी जितने भी व्यक्ति देश में रह रहे हैं, देश के नागरिक हैं, वो समान हों। सभी व्यक्ति एक समान रूप से कार्य करें, सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो। अगला जो मूलभूत तत्व होता है वो होता है न्याय। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि न्याय और समानता बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर समाज में समानता है तो जो न्याय है वो खुद ब खुद आ जाएगा। और जब हम समानता की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मताधिकार की समानता। जैसे कि जो मताधिकार की समानता है उसे लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। हमारा देश, जैसे कि आपको पता है, भारत है, ये क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ भी सभी वयस्क हम उन लोगों को बोलते हैं जो लोग जिनकी उम्र जो है वो 18 या 18 वर्ष से अधिक होती है, उन लोगों को बोला जाता है वयस्क। ये चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कितनी ही शिक्षा क्यों ना उसने प्राप्त करी हो, उसकी जाति भी कुछ भी हो सकती है, अमीर होता हो या फिर गरीब हो, सभी को लोकतांत्रिक देश में मत देने का अधिकार होता है। अब इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह समानता के विचार पर आधारित है। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि समानता के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व होता है मताधिकार का। तो अब बात करते हैं कुछ असमानताओं की, क्योंकि अगर समानताएं हैं तो देश में कुछ असमानताएं भी व्याप्त हैं। अब ये जो असमानताएं हैं ये देश में फैलती कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है जातिगत व्यवस्था।
जातिगत व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी असमानता है जो देश में हर जगह व्याप्त है। भारत में सामान्यतः जो असमानता फैलाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इस जातिगत व्यवस्था को ही माना जाता है। और यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी इस बात को मानते हैं, चाहे हम शहर की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की। यह जो असमानता है वो हमें अपने समाज में कहीं ना कहीं पर अधिक और कहीं पर ज़्यादा देखने को ज़रूर मिलती है। आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है वैवाहिक विज्ञापनों का। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको विज्ञापन दिखाई देंगे कुछ, तो ये वैवाहिक विज्ञापन हैं। और इन वैवाहिक विज्ञापनों में अक्सर लिखा जाता है कि हमें इस जाति का लड़का चाहिए या इस जाति की लड़की चाहिए। जाति के बारे में विज्ञापनों में अक्सर देखा गया है कि ज़रूर लिखा जाता है। अब ये वैवाहिक विज्ञापन अधिकतर माना जाता है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वही देते हैं। अच्छी जानकारी रखते हुए भी वो इन सब जातिगत जो व्यवस्था होती है उनसे बधे हुए होते हैं। उन्हें सारी चीज़ की जानकारी होती है, फिर भी वो जातिगत व्यवस्थाओं से बधे हुए होते हैं। आगे जो बुक है उसमें दलित शब्द का प्रयोग किया गया है। दलित शब्द के बारे में बताया गया है। दलित एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग जो निचली जाति के जो लोग होते हैं खुद को संबोधित करने के लिए करते हैं। दलित का अर्थ होता है जिसे दबाया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो और जिसे दबा कुचला जो एक वर्ग है उसके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इस शब्द के इस्तेमाल से वो संकेत करते हैं कि वर्षों पहले उनके साथ बहुत समय तक भेदभाव किया गया है, उन्हें दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है। तो अब आगे एक आपकी बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध दलित लेखक हैं और उनकी आत्मकथा है जूठन। तो इस जो किताब है अपनी आत्मकथा जूठन में वो बताते हैं कि उनके साथ स्कूल में अक्सर ये तरह की घटनाएं होती थी। उन्हें स्कूल में और बच्चों से बहुत दूर बैठना पड़ता था ज़मीन पर। उन्हें अपनी जो बैठने की बोरी होती थी वो खुद लेके जानी पड़ती थी। और कभी कभी ये समय भी होता था कि उन्हें दरवाजे के पास बैठकर ही अपनी सारी कक्षा का जो पाठ होता था वो पढ़ना पड़ता था। और अक्सर होता उनके साथ ये भी था कि जो और बच्चे होते थे या उनके जो शिक्षक होते थे उनकी पिटाई भी कर देते बिना वजह के। तो एक बार क्या हुआ था कि उनके जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने ओम प्रकाश जी से बोला कि आप पूरे मतलब जो ये मैदान है, खेल का मैदान है, उस पर झाड़ू लगाइए। तो वो कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त कक्षा 4 में पढ़ रहे थे तो उस वक्त वो जो मैदान था वो बहुत ज़्यादा उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जिसे साफ़ करने में उनकी कमर दुखने लगी, उनका जो चेहरा था वो भी पूरा धूल से सन गया था, उनके मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। जो बाकी बच्चे जो पढ़ रहे थे क्लास में वो अकेले पूरे फील्ड का झाड़ू लगा रहे थे। तो हेडमास्टर जो थे वो बैठे हुए थे अपने कमरे पे, लेकिन जो उनकी निगाहें थी वो ओम प्रकाश जी पर ही टिकी हुई थी। उन्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी और पूरे दिन वो झाड़ू लगाते रहे। और जो क्लास के अंदर जो बच्चे थे और जो टीचर्स थे वो सब के सब उन्हें खिड़कियों से देख रहे थे। अब अगले दिन फिर क्या हुआ, फिर यही घटना होने लगी कि उन्हें स्कूल का और खेल के मैदान का झाड़ू लगाना बोला गया कि फिर से आप स्कूल का और खेल के मैदान का झाड़ू लगाइए। अब तब तक का मतलब लगातार ये सब चीज़ें होने लगी थी। उन्होंने अपने घर में भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई, लेकिन हुआ क्या कि उनके पिताजी जो थे वो एक दिन वहाँ से उनके स्कूल के बाहर से ही गुज़र रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा अपने बेटे की इस तरह से स्थिति देखकर, क्योंकि वो तो अपने बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे थे, लेकिन उनके बेटे से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा था। तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आया और अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो वो टीचर्स के पास गए और उनसे पूछा कि आप मेरे बच्चे को झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं। तो उसके बाद ज़्यादा उनकी बहस नहीं हुई और वो चुपचाप अपने बेटे का हाथ पकड़कर चले गए और उनसे कहने लगे कि आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और हमारे जैसे बहुत से लोग अपने बच्चों को आपके स्कूल में ही पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो एक घटना तो ये समझ लीजिए। दूसरी घटना है
एक मुस्लिम दंपति थे जिनका नाम था श्री अंसारी और उनकी वाइफ थी श्रीमती अंसारी। और उन्हें एक शहर में, क्योंकि उनका तबादला हो गया था, तो उन्हें शहर में एक कमरा किराए पर चाहिए था। क्योंकि वो पैसे वाले थे तो उन्हें ऐसा कोई वो नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था कि जो कमरा है वो बहुत महंगा होगा या सस्ता होगा, क्योंकि वो आसानी से किराया दे सकते थे। तो ऐसे में वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर वो व्यक्ति होता है जो उनकी मदद कर रहा था कमरा ढूंढने में। तो ऐसे ही वो कई बार कमरा देखते थे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती थी कि जिससे कि वो कमरा उन्हें दिया नहीं जाता था। तो ऐसे में एक दिन वो एक दंपति के यहाँ गए, मकान देखा उन्होंने, तो उन्हें मकान अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का फ़ैसला भी कर लिया। जब मकान मालिक थे, जब उन्होंने सुना कि जो फैमिली जो देखने आई है कमरा वो एक मुस्लिम फैमिली है, तो वो बहाने बनाने लगी कि हमारी जो पूरी बिल्डिंग है उसमें जो लोग हैं, सभी लोग जो हैं वो सबके सब शाकाहारी हैं, वहाँ पे मांस जो खाते हैं लोग उनको कमरा नहीं दिया जाता। बल्कि उसी वक्त क्या हो रहा था कि उनके पड़ोस में ही एक जगह खाना बन रहा था और वहाँ से मछली की जो गंध है वो आ रही थी। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमें सिर्फ हमारे मुस्लिम होने की वजह से कमरा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो उनका प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने उन्हें बताया कि अगर आप अपना नाम बदल दें, श्रीमती, श्री कुमार ऐसे कुछ आप रख लें तो आपको आसानी से कमरा मिल जाएगा। पर जो दंपति थे उन्होंने ये करने से साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ मतलब लगभग 1 महीना उन्हें कमरा ढूंढते हुए हो गया था और उसके बाद उन्हें एक कमरा मिल गया, एक मकान मालिक मिल गया जो उन्हें कमरा। आगे इसमें बताया गया है कि जब भी किसी के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनका जो सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप खुद सोचिए कि आप और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे थोड़ा अधिक पढ़ा लिखा है, किसी काम को आप दोनों आसानी से कर सकते हैं, पर ऐसे में हो क्या रहा है कि उस व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जा रहा है जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको बुरा लगेगा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो ऐसे ही जो हमारे मुस्लिम दंपति थे उनके भी सम्मान को ठेस पहुंची। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ा था, उनके भी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो अब आगे बताया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में। हमारा देश भारत का जो संविधान है वो कहता है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। असमानता जो है वो देश से पूरी तरह से समाप्त हो गई है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। और अब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस समानता को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में ना कुछ बातें रखी गई हैं, जैसे कि कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति को मानता हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे किसी भी धर्म को मान रहा है, जाति को मान रहा है, अगर कभी भी उसकी कोई गलती सिद्ध हो जाती है तो उसे अपराधी माना जाएगा, उसे अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम दूसरे की उसकी बात करें तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म, इसके आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा भी कहा गया है हमारे संविधान में कि हर एक व्यक्ति कोई भी है वो सार्वजनिक स्थानों का भी बिना रोक टोक इस्तेमाल कर सकता है, उपयोग कर सकता है। जैसे कि गांव का कुआं हो सकता है या फिर तालाब, बाज़ार आदि, इन सभी जगहों पर कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि गांव का कोई पैसे वाला व्यक्ति हो और वो बोल दे कि फला व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चौथी बात यह है कि छुआछूत को लेकर जिसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है
और इस तरह का व्यवहार कहीं अगर देखा जाता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे समाज में अभी भी देखने को मिलती हैं। ये सारी बातें संविधान द्वारा बना तो दी गई हैं, पर ये असमानताएं अभी भी हमारे समाज में देखने को मिल जाती हैं। इसके लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहयोग करना होगा, चाहे वो लोग अमीर हों, हमारी सरकार से हों, सबको मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा। और ये भी बताया गया है कि शासन ने या सरकार ने संविधान द्वारा बनाए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। यानी कि जब संविधान द्वारा बताया गया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, तो इस पर काम कौन करेगा, इसे लागू कौन करेगा? सरकार करेगी, शासन करेगा। तो ये दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है कानून बनाकर, किसी भी चीज़ को लेकर कानून बनाया जाता है। हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि कानून बनाकर कोई भी काम सरकार द्वारा किया जाता है, और जो सरकार होती है वो उसके पास शक्ति भी होती है कि वो सब लोगों से उन कानूनों का पालन भी करवाए। कानून बनाया जाता है तो जैसे सरकार है वो, जैसे आपको पता है कि छुआछूत पर उन्होंने कानून बनाया कि छुआछूत कानूनी अपराध होगा, और जो इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे दोषी घोषित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। तो ये पहला तरीका हो गया, मतलब अपनी जो असमानताएं हैं वो हटाने के लिए, समानता को लाने के लिए जो सरकार है वो कानून बनाती है पहले तरीके में। तो दूसरा है, सरकार जो होती है वो नई नई योजनाएं भी लेकर आती है, कार्यक्रम लाती है, जिससे कि जो सुविधाहीन समाज होता है उनकी मदद हो सके। जैसे कि आपको पता है कि हमारी समाज में जो महिलाएं होती हैं उनको कमतर समझा जाता है, उन्हें उतने समान अधिकार नहीं मिलते हैं जितने कि पुरुषों को मिलते हैं। तो सरकार उनके लिए योजनाएं लाई हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं महिलाओं और बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक उदाहरण दिया हुआ है मिड डे मील का, मध्याह्न भोजन व्यवस्था के बारे में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो सरकार द्वारा उठाया गया है। इससे भी समानता आती है। एमडीएम जो होता है वो ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जो स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी समस्या को बहुत हद तक ख़त्म करती है। अब देखते हैं कि ये समस्या को कम कैसे करती है, ख़त्म कैसे करती है। सबसे पहले ये जान लें कि जो एमडीएम होता है, वो एमडीएम जो है व्यवस्था जो है वो सबसे पहले तमिलनाडु का जो राज्य है हमारे देश में, वहाँ पर शुरू की गई थी। और उसके बाद 2001 में जो हमारा उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने सरकार को आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो स्कूल हैं वहाँ पर एमडीएम योजना लागू की जाए, क्योंकि ये जो योजना है वो काफ़ी लाभदायक है। और जब ये योजना राज्यों द्वारा लागू की गई तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकले। जैसे कि दोपहर का भोजन जब बच्चों को मिलने लगा, गरीब बच्चे जो थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जब वो स्कूल आते थे तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। कहने का मतलब है कि जो स्कूल छोड़ने की जो समस्या थी वो समाप्त होने लगी, स्कूलों में एडमिशन बढ़ने लगे, बच्चे अब रोज़ स्कूल आते थे क्योंकि वहाँ उन्हें खाना भी मिल जाता था। दूसरी बात थी कि गांव की महिलाएं जो दोपहर में अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आती थी, अब उन्हें भी अपना काम छोड़ना नहीं पड़ता था, उन्हें पूरे पैसे भी मिलते थे अपने काम के। आगे बताया गया है कि जातिगत जो थी व्यवस्था जो थी, मतलब कुछ जातिगत जो पूर्वाग्रह थे वो भी देखे गए हैं समाज में, तो वो भी इस योजना से समाप्त हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्कूलों में हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं। और जब एमडीएम की व्यवस्था हुई तो सभी बच्चे जो थे वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते। तो कह सकते हैं कि समानता लाने में जो सरकार की ये योजना थी वो भी बहुत सफल हुई। और इस योजना के द्वारा जो बहुत ही निर्धन विद्यार्थी थे उनकी भूख भी मिटी, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिन्हें भरपेट भोजन मिल ही नहीं पाता। तो ऐसे बच्चे भी स्कूल आने लगे जिनका पढ़ाई के साथ साथ पेट भी भर जाता था, जिससे वे अपना ध्यान जो थे वो पढ़ाई पर केंद्रित कर पाते थे।
लास्ट में बताया गया है कि प्रजातंत्रीय जो समाज है उसमें समानता स्थापित करना एक हमेशा चलने वाला एक संघर्ष है, जिसमें हर एक व्यक्ति और अलग अलग समाज को सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि बिना व्यक्ति और समाज के सहयोग के समानता आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अभी तक हमने भारत की स्थिति पढ़ी। अब अगला जो है इसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का दिया है। इसमें कहा गया है कि संसार में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ समानता के मुद्दे पर हमेशा से संघर्ष होता रहता है। यहाँ पर उन अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के बारे में बात कही गई है जो आज भी अमेरिका में अमेरिका में समानता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब अपनी आज़ादी से पहले जब अमेरिका गुलाम था तो वहाँ पर अफ्रीका से लोगों को काम करने के लिए गुलाम बनाकर लाया जाता था। जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसकी आज़ादी के बाद ही जो अफ्रीकी लोग लाए गए थे अमेरिका में गुलाम बनकर काम करने के लिए, वो अमेरिका में ही रह गए। तो अब इन लोगों को अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी या फिर एफ्रो अमेरिकन बोला जाता है, और आज भी वो लोग वहाँ पर रहते हैं और कई तरह की असमानताएं झेलते हैं। ये लोग अश्वेत हैं और आज भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और इन्हें किसी भी क्षेत्र में उतने मौके नहीं मिलते हैं जितने कि वहाँ के अमेरिका के श्वेत नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 1950 के जो अंतिम दशक हैं वहाँ पर जो ये अश्वेत अमेरिकी थे, मतलब कि अफ्रीकी अमेरिकी थे, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए वहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। और इस आंदोलन के बाद 1964 में एक कानून बनाया गया, और अब वहाँ पर बोला गया कि इस कानून के बनने के बाद कि हमारे देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान होंगे। इसके बावजूद भी इतने सालों से उनके साथ भेदभाव जो है वो होता ही हो ही रहा है। भले ही कानून बना दिया गया है, फिर भी जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं वो आज भी भेदभाव के शिकार हैं। यहाँ पर अगर जैसे हम बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 15 है उसमें बताया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक इसमें है लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, और ये पूरी तरह सही भी है, क्योंकि अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर वो थोड़ी रह ही जाती है। इसके लिए सभी को प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे वो सरकार हो या लोग हों, सभी को अपनी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा और एक अच्छे समाज की स्थापना करनी होगी।